पहली खबर बहुत बड़ी सुर्खी बन गई है। आपकी खबर को यह समझ में आना चाहिए कि आपको कुछ दिनों पहले मैंने एक सेशन में बताया था कि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था। और ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला क्यों किया था, उसके पीछे की कहानी बताई थी कि इजराइल ने ईरान की एम्बेसी के ऊपर सीरिया के अंदर हमला किया था। इसके चलते हुए इजराइल और ईरान के बीच में, यानी कि नेतन्याहू और ईरान के बीच में एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत बड़ा वॉर चल रहा था। इसी बीच में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से जुड़ी हुई आज की खबर है, और खबर यह है कि इब्राहिम राइसी, अपडेटेड खबर यह है कि नहीं बचे। इससे पहले की खबर, यानी कि इनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने से लेकर नहीं बचने तक की पूरी खबर आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, सेशन जैसे जैसे बनना शुरू हुआ उस समय में इस प्रकार की खबरें आना शुरू हुई थी कि इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर पूरी रात भर चली। अब से 10 मिनट पहले यह खबर कंफर्म हुई है कि जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां पर कोई भी नहीं बचा है। देश और दुनिया के अंदर इंटरनेशनली ट्रेंड कर रहा है हेलीकॉप्टर क्रैश। ईरान, राष्ट्रपति इब्राहिम और इजराइल का यहां पर ट्रेंड करना एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि माना जा रहा है कि यह इजराइल का और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का काम हो सकता है। सुर्खियां इब्राहिम राइस की रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर हेलीकॉप्टर क्रैश के लिए, दुनिया भर की जो हेडलाइंस आपके सामने हैं वो सारी की सारी हेडलाइंस आप सुनेंगे। यहां से आपको क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी कहानी जानने को मिलेगी। लेकिन लास्ट का मतलब कि जो अंत में सुनेंगे वो पहले सुन लें कि इब्राहिम राइसी के बारे में खबर ये आ रही है कि ये नहीं बचे हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर जहां क्रैश हुआ वहां पर किसी के भी जीवित बचने की कोई भी संभावना नगण्य के बराबर बताई गई है। अब से 15 मिनट पहले की यह खबर है। तो चलिए अब विस्तार से आपको बताना शुरू करते हैं, क्योंकि हेडलाइंस जिस तरह से बनना शुरू हुई थी कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके बारे में समझते हैं। साथियों, कल यानी रविवार के दिन शाम 7:30 बजे की बात है। इब्राहिम राइसी अपने विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन को लेकर हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर ईरान का बॉर्डर टच होता है अजरबैजान के साथ। वहां पर एक राज्य है जिसका नाम है पूर्वी अजरबैजान, वहां पर गए थे। और वहां क्यों गए थे? वहां पर इन राइसी को अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ मिलकर के एक डैम का उद्घाटन करना था, एक बांध का निर्माण हुआ था, उसके बारे में ये लोग वहां गए थे। ठीक है, इन दोनों जगहों को थोड़ा मैप पर समझ लेते हैं। भारत से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो आपको पर्शियन गल्फ में ईरान से टच होता हुआ उत्तर की तरफ कैस्पियन सागर के तट पर बसा हुआ देश है अजरबैजान, जिसकी राजधानी बाकू है। यह वही अजरबैजान है जिसको हमने अर्मेनिया अजरबैजान के साथ कन्फ्लिक्ट में कईयों बार आपके साथ नगोर्नी काराबाख रीजन के चलते डिस्कस किया है। ठीक है, अजरबैजान और ईरान दोनों मिलकर अपने बॉर्डर एरियाज पर फिलहाल के लिए एक डैम बना रहे थे। यह है वो ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस जो कि अजरबैजान से कनेक्टेड है। इस जगह पर इनकी यात्रा थी। रईसी 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने के लिए यहां गए थे। ईरान के वर्जहगन शहर में उनके साथ यह हादसा हो गया। अब आप यहां पर देख सकते हैं, ये हैं आपके सामने अजरबैजान के राष्ट्रपति जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। ये दोनों मिलकर के एक डैम के किनारे आपको खड़े हुए दिख रहे हैं। ईरान और अजरबैजान दोनों अपने झंडों के साथ इस डैम के पाल पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो हेलीकॉप्टर आपको उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यह इब्राहिम राइसी का आखिरी तस्वीर है। मतलब इसके बाद उन्हें फिर नहीं देखा गया। यह हेलीकॉप्टर इन्हें लेकर जैसे ही यहां से टेक ऑफ हुआ, इसके बाद का जो रास्ता आपको यहां पहाड़ियों में दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ियां बेहद घनघोर पहाड़ियां थी। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक व्यक्ति और इनके साथ सवार थे। संभव है आप इन्हें पहचान रहे हों। ईरान के विदेश मंत्री हैं। नाम है इनका हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन। ये राइसी के साथ साथ इसी हवाई जहाज में थे। साथ में इनके ईस्ट अजरबैजान के गवर्नर भी थे। साथ में ये कुछ लोग इनके साथ फिलहाल के लिए इसके अंदर थे। फिलहाल 2 लोग तो बड़े हैं, बाकी लोगों के बारे में मैं पुष्टि फिलहाल नहीं कर रहा हूं। तो ये लोग यहां से इस हेलीकॉप्टर के अंदर टेक ऑफ किए। कुल 3 हेलीकॉप्टर थे। 2 हेलीकॉप्टर तो निकल कर चले गए। एक हेलीकॉप्टर जिसमें इब्राहिम राइसी थे, ये इस घने जंगल के अंदर इन्हें अपने साथ ले जाकर, अब ये इनको मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूं, अगर आप इनको याद कर रहे हो तो जब भारत के विदेश मंत्री इनसे मिलने गए थे
उसके तुरंत बाद ही इन्होंने पाकिस्तान पर हमला करवाया था। पाकिस्तान के ऊपर जो आतंकियों को मारने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। बाद में पाकिस्तान को मनाने के लिए इब्राहिम राइसी और ये दोनों लोग पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। आपको याद होगा इन दिनों इन्होंने एक थोड़ा स्ट्रेटजिकल शिफ्ट किया था कि इजराइल को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने का प्रावधान किया था। ठीक है, यही ईरानियन प्रेसिडेंट जब इनका हेलीकॉप्टर निकलना शुरू हुआ तो पता चला कि इन्हें एक हार्ड लैंडिंग का सामना करना पड़ा है। हार्ड लैंडिंग मतलब इनके हेलीकॉप्टर को उतरना पड़ा क्योंकि उसमें कोई तकनीकी खराबी आई, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों से निकलने के कारण, देखिए जिस जगह से ये हेलीकॉप्टर आखिरी बार ट्रेस हुआ वो ये जगह थी जिसको अगर और करीब से देखा जाए तो ये कुछ घनघोर जंगल में ऐसी दिखाई दे रही है। निश्चित ही हेलीकॉप्टर रुकने के लिए किसी हेलीपैड जैसी जगह की जरूरत हो, तो यहां पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी। उड़ते ही हेलीकॉप्टर को जो खराबी का सामना करना पड़ा वो इस घनघोर जंगल के अंदर कहीं ना कहीं अर्जेंसी में लैंडिंग कर दिया। जिस हेलीकॉप्टर में ये सवार थे इब्राहिम राइसी, वो टाइप 412 हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका से कभी ईरान ने खरीदा था जब इनके रिश्ते अमेरिका से अच्छे हुआ करते थे। इसलिए बहुत सारे लोग इस समय डाउट CIA पर भी कर रहे हैं क्योंकि ईरान ने अमेरिका की भी नहीं मानी थी। अगर आपको ध्यान हो तो इन्हें समझाया गया था कि इजराइल पर हमला मत करो, इन्हें बहुत बार समझाया था, लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया में ढिंडोरा ऐसे पीटा कि हमको कोई नहीं मार सकता, हम बिल्कुल अजेय हैं, हमने इजराइल में बम घुस करके मार दिया है। और सीधा यह कहा था कि हम अमेरिका को चुनौती देते हैं कि वो अगर कुछ हो सके तो हमारा बिगाड़े। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें इब्राहिम राइसी बैठे हैं जो अमेरिका ने इनको दिया था। अब आप विचार कीजिए, अमेरिकी डिवाइसेस का उपयोग करने वाले राइसी जब इसी हेलीकॉप्टर में सवार होकर अमेरिका को धमकी दे रहे हैं तो ये लोगों का इस समय ट्विटर ट्रेंड चल रहा है कि मोसाद ने मारा है कि CIA ने मारा है। और अब दुनिया में लोगों को यह समझ में आ गया है कि इजराइल से पंगा लेना बहुत मुश्किल टास्क है, यानी कि जिसने पंगा लिया उसने अपनी जान देकर के ही उसकी कीमत अदा की है। जैसे ही इनकी हत्या हुई है, अब इसको हत्या कहा जाए, एक्सीडेंट कहा जाए, लोग लेकिन इजराइल को टैग करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इजराइल पर हमले का आदेश दिया था। इजराइल पर हमले का आदेश दिया था और पूरी दुनिया में बड़ी बेखौफी के साथ घूमे थे जब इजराइल ने इनसे कहा था कि हम बदला लेंगे। बदला लेने के समय ये उड़कर पाकिस्तान चले गए थे और बाकायदा पाकिस्तान में बड़ी राजकीय तरीके से आनंदित होकर के अपना वो बढ़ा रहे थे, मान बढ़ा रहे थे कि देखो हमने इजराइल पर हमला करके दिखा दिया है। और उस अंदाज को ना तो अमेरिका ने पसंद किया होगा और ना ही इजराइल ने। यही तार जुड़ रहे हैं साथियों। ये सुबह की और कल शाम की तस्वीरें हैं। जिस जगह यह हेलीकॉप्टर गिरा वहां पर कितना घना कोहरा है उन्हें आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इस घने कोहरे के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन होने में भी बहुत तकलीफ हुई। कल रात से हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है और तब से लेकर इस घने जंगल में तमाम गाड़ियों के साथ पूरा स्टाफ सर्च करने के लिए घूम रहा था। रातों रात इन्होंने सघन पूरी तरह से इसकी जांच की, लेकिन कोई भी क्लू नहीं लग सका क्योंकि इतने भीषण जंगल में 40 टीमें बना करके ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स वगैरह इन सबको पूरी तरह से खोज रहे थे। पूरे ईरान के अंदर प्रार्थना सभाएं चल रही थी पूरी रात कि मतलब ये बच जाएं, इसको लेकर के आप, और हमने इसको पूरी रात आपको अपडेट किया ट्विटर के माध्यम से। मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, अगर संभव हो तो हमारा ट्विटर हैंडल है उसे आप ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें। अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट है, मतलब X अकाउंट है, आप जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमने रात भर इस पर अपडेट दिया है। अभी भी आपका सेशन 10 मिनट लेट इसलिए हुआ क्योंकि 10 मिनट पहले भी हमने कंफर्म किया है और ये कंफर्म न्यूज़ निकल कर आई कि वो नहीं बचे हैं। ठीक है, तो मतलब आप अपडेशन के रूप में आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मतलब हमने पूरे अपडेट्स आपको दिए कि किस प्रकार से ईरान के अंदर इनके लिए दुआएं मांगी जा रही थी, दुआएं मांगी जा रही थी कि ये बच जाएं, लेकिन फाइनली जो हुआ वो आपके सामने है। ईरान के अंदर ये नज़ारे के साथ साथ एक और नज़ारा देखने को मिला और वो नज़ारा था ईरान के कुछ घरों के ऊपर पटाखे चलते हुए देखे गए। ईरान के ऊपर जब पटाखे चलते हुए देखे गए तो फिर ईरान में इस तरह के पटाखों को देखकर लोगों के मन में एक सवाल आया कि यार अल्टीमेटली कौन ऐसा है जो इस बात की खुशी मना रहा है कि राइसी मर जाए तो अच्छा है। तो इसके बारे में जब खबर जुटाई गई तो पता चला कि ईरान के अंदर ये जो इब्राहिम राइसी थे, ये अब तक जो इनके खिलाफ बोलते थे उनमें से 4000 से अधिक लोगों को फांसी की सजाएं सुनाकर मार चुके थे। इनके यहाँ कानून शरिया चलता है और इस तरह का कानून कि जिसकी जो सजा है उसके अनुसार फांसी दे दी जाए। साथ ही आपको याद होगा लंबे समय से यहाँ पर
हिजाब को लेकर के लंबा विवाद चल रहा था और उस विवाद में यहाँ की महिलाओं को खूब प्रताड़ित किया गया। वो भी रायसी ही थे जिनके चलते महिलाओं को बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से दबाव झेलना पड़ा, सामाजिक प्रतिकार झेलना पड़ा और पनिशमेंट झेलना पड़ा, कईयों को फांसी की सज़ा तक पहुंचना पड़ा। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि ये वही लोग हैं जिन्हें इतना ज़्यादा रायसी ने कष्ट दिया, वो सभी लोग यहाँ पर जश्न मना रहे थे कल रात से ही कि भला हुआ कि वो मर जाए। ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा अपडेट देते रहे। बीच में फिर रात को खमनेई का भी रात को ट्वीट आया। खमनेई जो इनके सुप्रीम लीडर हैं, मतलब खमनेई की ही थॉट है जिसके चलते हुए ईरान ने अपने यहाँ पर पश्चिम को त्याग कर एकदम एक्सट्रीम इस्लाम को अपना लिया था। वो करने वाले यहाँ पर ईरान के अंदर क्रांति लाने वाले खमनेई थे। खमनेई ने कहा कि हम पूरी तरह से उनके लिए दुआ करते हैं। जनता को आकर संबोधित किया कि जल्दी ही वो स्वस्थ होकर लौटेंगे, लेकिन अब आपके सामने है खबर कि वो स्वस्थ नहीं है। ऐसी स्थिति में खमनेई ने अपनी जनता को विश्वास दिलाया कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो हम उस स्थिति के लिए भी तैयार हैं। इन्होंने बाकायदा ये बताया था कि हम अगले 50 घंटे के अंदर अंदर कुछ और व्यवस्थाएं कर देंगे। इनके यहाँ व्यवस्था ये है कि अगर राष्ट्रपति मरता है तो उपराष्ट्रपति गद्दी संभालता है और अगले 50 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करा दिए जाते हैं। तो संभवतः यहाँ पर अगले इलेक्शन भी होंगे और ईरान के राष्ट्रपति जो हैं उनकी जगह कोई और राष्ट्रपति बैठेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने भी जब कल इस खबर को पूरी तरह से मतलब जगह मिलने लगी तो हमने भी ट्वीट किया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, दुनिया भर से ट्वीट आने लगे कि हम पूरी तरह से सभी लोग इस घटना के लिए मतलब सजग हैं कि जो हुआ है वो कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है साहब। इसी बीच में रूस ने अपनी तरफ से खास खोजबीन करने के लिए अपनी तरफ से जहाज भेजना शुरू कर दिया। सऊदी अरेबिया सभी लोग कंसर्न हुए और रूस ने अपनी तरफ से खोज करने के लिए MRCOM करके एक मतलब इनका वो है, जैसे अपने NDRF होता है ना, उसके तरह ही इनके पास एक हेलीकॉप्टर है NDRF की तरह इनकी टीम के पास, उसको रवाना कर दिया ताकि वो खोजने इस डीप फॉग में चला जाए। इसी बीच में तुर्की ने भी अपनी तरफ से अपने बायरख्तार ड्रोन भेजे। ये ड्रोन फिर से अपनी काबिलियत सिद्ध कर गए। बायरख्तार ड्रोन ने ही पता चला है कि ये वाला हेलीकॉप्टर क्रैश खोजा है जब इनके द्वारा तुर्की के अर्दगन ने रात को अपनी तरफ से ड्रोन्स यहां भेजे। उन ड्रोन्स ने कुछ इस प्रकार की तस्वीरें घने कोहरे में से भी देखने की, यानी कि नाइट विजिबिलिटी की तस्वीरें जारी की। ये टर्किश का बायरख्तार ड्रोन है जो कि इन घने पहाड़ों में से ढूंढ रहा है और सुबह इसी ड्रोन को ही यह फुटेज प्राप्त हुई है। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि अगेन तुर्की के इस डिवाइस ने इस आपदा के अवसर में भी अपनी पहचान बना ली है, यानी कि इतने घने घनघोर माहौल में भी वो खोजने में कामयाब हुआ। और यूरोपियन कमीशन से भी ईरान ने कहा, असल में यूरोपियन यूनियन का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है कॉपरनिकस। वो कॉपरनिकस दुनिया भर में जितने भी फ्लाइट्स उड़ रही हैं या फिर जो भी इमरजेंसी मूवमेंट्स हो रहे हैं उन पर निगाह रखता है, लेकिन वो लीक नहीं करता है। उसको जब आप मांगोगे कि बता दो भाई लास्ट लोकेशन इसकी क्या थी, उस समय के लिए उपयोगी है। तो इसने ईरान ने यूरोपियन यूनियन से भी कहा था, यूरोपियन कमिश्नर से भी कहा था कि कृपया करके कॉपरनिकस से लोकेशन निकाल के बता दो। लेकिन इस लोकेशन की खोज में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशंस में, जो कि नाइट विजन कैमरा के साथ उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स थे, साथ में ड्रोन्स थे, फाइनली उन ड्रोन्स ने कुछ इस प्रकार से लोगों को भेज भाज करके जब खोजाखाजी की, उसके बाद में पता चला कि वो हेलीकॉप्टर कहां क्रैश हुआ है। मोसाद का ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। मोसाद इजराइल की वो खुफिया एजेंसी जो कि ये माना जाता है कि इजराइल के दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में नहीं छोड़ेगी, फिर चाहे रायसी हों, रायसी से पहले भी, चाहे वो फकीर जादे हों, चाहे सुलेमानी हों, उन सबको इजराइल ने किस प्रकार से ठिकाने लगाया वो पूरी दुनिया जानती है। यही कारण है कि दुनिया भर में ट्वीट्स में यह अंबार लगा हुआ है कि मोसाद ने मारा इनको या CIA ने मारा। CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है और लोग इस प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं कि इनका मरना जरूरी था क्योंकि इनकी वजह से ही ईरान इजराइल के बीच क्राइसिस था। लोग अपनी तरफ से शेयर करते हुए कह रहे हैं कि ये वो व्यक्ति है जिसने इजराइल पर हमले का आदेश दिया था। ईरान ने जो ड्रोन लॉन्च करके इजराइल पर हमले किए थे वो क्यों किए थे, तो उसके पीछे का वजह था कि इजराइल ने सीरिया के अंदर जहां पर ईरान की एम्बेसी थी वहां पर अपनी तरफ से हमला किया था। लेकिन अल्टीमेटली इजराइल पर हमला नहीं करना चाहिए था क्योंकि ईरानियन कमांडर सुलेमानी भी इजराइल के खिलाफ थे तो मारे गए। फकीर जादे इजराइल के खिलाफ थे जो कि इनके परमाणु वैज्ञानिक थे, वो मारे गए।
इसके बाद में अब इब्राहिम राइसी का मारा जाना पूरी दुनिया के अंदर फिर से एक खौफ पैदा करता है, अमेरिका के वर्चस्व को फिर से स्थापित करता है, क्योंकि अमेरिका के बारे में कहा गया था कि ईरान ने अमेरिका को चुनौती दे दी है कि भाई तुम मेरी प्रेजेंस में, मतलब ईरान अमेरिका के वहां होते हुए भी राइसी किसी प्रकार से इजराइल पर हमला करने के लिए कामयाब हो गए थे। तो फिलहाल के लिए ईरान के अंदर इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई सुबह सुबह, और जब सुबह ये खबर निकलना शुरू हुई, जब आपके सेशंस बन रहे थे, तो उस समय की मैं खबर दिखा रहा हूं आपके सामने कि ईरान हेलीकॉप्टर क्रैश लाइव अपडेट, रेस्क्यूअर फाउंड रशियन एयरक्राफ्ट। और उसके बाद में आपका सेशन शुरू हो रहा था उससे 10 मिनट पहले की खबर है कि रेस्क्यू टीम आइडेंटिफाई प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसीज क्रैश्ड चॉपर, नो क्लू ऑफ एनी लिविंग पर्सन इन प्रेसिडेंट राइसीज सर्च फॉलोइंग संडे चॉपर क्रैश, कि कोई भी लिविंग बचने की मतलब जानकारी अभी नहीं निकल कर आई है। कुल मिलाकर के जियोपॉलिटिक्स में ये एक बहुत बड़ी घटना है। सुबह सुबह आप लोगों को एज एन अपडेट मैंने आपको ये जानकारी दे दी है। उम्मीद है कि आप सभी लोग भी इससे किसी न किसी प्रकार की जियोपॉलिटिक्स डिराइव कर रहे होंगे। आने वाले समय में मैं और सेशंस में आपको ये बताऊंगा कि इसके क्या रिपरकर्शंस हो सकते हैं। अगर यह बात सिद्ध हो जाती है कि यह काम पूरा की पूरा इजराइल ने ही किया है या अमेरिका ने ही किया है, तो फिर कितना ज़बरदस्त तरीके से खाड़ी देशों के अंदर स्थितियां बिगड़ सकती हैं, उसकी कल्पना करना भी फिलहाल के लिए असंभव है। क्योंकि जिस प्रकार से युद्ध की स्थितियों में पूरा गल्फ और पूरा वर्ल्ड लगभग घसीटता चला जा रहा है, ऐसी स्थिति में अगर ये प्रूव हो जाता है कि राइसी को मारने में मोसाद का या CIA का हाथ था, तो ये फिर मतलब मैं यही कह सकता हूं कि फिर ये पलटने लायक तो नहीं बचेगा, इर्रिवर्सिबल घटना हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप सबसे केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आप अपने अन्य साथियों को भी समय समय पर अवेयर करते रहें। पढ़ने के लिए अगर आप जुड़ना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर इस पूरे करंट को जाकर प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको हमारे एप्लीकेशंस भी गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं, ऐप स्टोर पर उपलब्ध हैं, सब जगह आपको हमारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। आप अपनी पाठशाला.com पर जाकर के कहाँ से हमारा करंट देख सकते हैं, तो ये 3 डॉट लगाए हुए हैं। वेबसाइट पर जब पहुँचेंगे तो वेबसाइट पर पहुँचने के बाद आपको 3 लाइनें जो खिंची हुई हैं, यहाँ से आप करंट अफेयर सेक्शन में जाएंगे। करंट अफेयर में जाकर के इस जगह पर आपको RNA PDF मिल जाएगा। तो वेबसाइट पर जाना है अपनी पाठशाला.com, 3 पैरेलल लाइंस के नीचे करंट अफेयर्स को ट्रिक करेंगे तो फिर यहाँ पे RNA PDF, यहाँ पर RNA PDF 18 मई 17 मई सबकी डली हुई है। यहाँ पर जाकर के आप अपनी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग पूछ रहे थे कहाँ से मिलेगा, वो भी हमारी टीम ने आप तक पहुँचा दिया है। ठीक है साहब, इसके साथ साथ जिन्हें हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का रिकॉर्डेड बैच चाहिए वो 1499 के अंदर उपलब्ध है, आप उसे ले सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मैंने डिटेल में यहाँ पर किया हुआ है, और जो यहाँ कंटेंट पढ़ाया गया है वो 6 किताबों के अंदर प्रॉपर तरीके से लिखकर उपलब्ध कराया गया है। आप इन्हें अपने घर पर ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर भी ये उपलब्ध हैं। आपका समय शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।